स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर का नाम है धातु अधातु। तो इसका पार्ट 2 देखेंगे आज, है ना। पार्ट 1 में देखे थे धातु अधातु क्या होता है उसके बारे में बताए थे, और धातु का रासायनिक गुण पढ़े थे, है ना। यानी धातु वायु के साथ कैसे रिएक्शन करता है, जल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो वो सब देखे थे पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा, मैथ और साइंस दोनों का, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अधातु का रासायनिक गुण। ठीक है, अधातुओं का रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी अधातु जो है वो कैसे रिएक्शन करता है वायु से, जल से, अम्ल से, क्षारक से, किस प्रकार का रिएक्शन करता है, क्या होता है जब वो अम्ल या क्षारक या फिर जल या वायु के संपर्क में आता है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला देखते हैं वायु से प्रतिक्रिया। यानी कि अगर वायु से रिएक्शन करे अधातु, है ना, वायु मतलब ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। यानी अगर ऑक्सीजन से अधातु को रिएक्शन कराया जाए, प्रतिक्रिया कराया जाए, या अभिक्रिया बोल सकते हैं, अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो अधातु जो है उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर वो क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यानी कि इसमें याद रखिएगा अधातु जो है अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो बनाता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। इससे पहले देखे थे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता था, धातु ऑक्साइड, है ना, यानी धात्विक ऑक्साइड। अब इसमें अधातु है तो इसमें बनता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्बन C क्या है, अधातु है, प्लस ऑक्सीजन यानी O2 होता है इसका सूत्र, तो O2 लगा दे रहे हैं। यानी ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, यानी ऑक्साइड बन रहा है। और किस प्रकार का ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि ये अधातु है, कार्बन ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन अधातु है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन याद रहेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु अगर रहता तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दोनों सेम ही है, उसमें धातु ऑक्साइड, इसमें अधातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसी तरह के एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है जिसको P4 लेना है प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2, ये रिएक्शन करेगा तो बनता है P2O5। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्साइड आया बात समझ में। तो मेन अभी याद करना है कि ऑक्सीजन को से अभिक्रिया करे अधातु तो क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड। और एग्जाम्पल के तौर पे एक आध दो याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल 8 क्लास में इतना ही देखना है। ये सब रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, वो आगे को क्लास में पढ़ना है ना। तो अभी सिर्फ हमको इसका अधातु का रासायनिक गुण जानना है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अधात्विक ऑक्साइड। और एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ याद रखिएगा 1-2 एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी ये सब जो रिएक्शन होगा ये सब नया होगा 8 क्लास के लिए, इससे पहले तो रिएक्शन नहीं पढ़े होंगे। तो ये सब रिएक्शन के बारे में अगले क्लास में 9 क्लास और 10 क्लास में अच्छे से पढ़ना है, तो वहाँ पे पढ़िएगा। फिलहाल याद रखिएगा सिर्फ इसका
केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में, है ना। तो चलिए देखते हैं अब अगला, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया जल के साथ अभिक्रिया, यानी जल से पानी से अगर अभिक्रिया करे अधातु तो क्या बनता है। ठीक है, सेकेंड, जल से अभिक्रिया प्रतिक्रिया। तो देखिए अधातु जो है वो, जितना भी अधातु है सभी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ कुछ अधातु जो है वो जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे तो ज़्यादातर अधातु जो होता है वो जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कुछ कुछ अधातु ऐसा है जो जल से प्रतिक्रिया करता है ना। जैसे क्या, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन अधातु है, क्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है ना। यानी ये क्लोरीन जो है वो जल से घुल करके उसको अम्लीय बना देता है, अम्लीय, है ना। तो जल को अम्लीय बना देता है, तो क्लोरीन जल से अभिक्रिया किया। इसी तरह ऑक्सीजन भी तो एक अधातु है, ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, मतलब मिल जाता है ना, ऑक्सीजन जल से पूरी तरह से घुल जाता है। तो यही जो ऑक्सीजन जल में घुला हुआ रहता है, जिसको जलीय जीव यानी मछली सब हो गया, या जल के अंदर, पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं वो जो सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ रहता है उसे सांस लेते हैं। ठीक है, तो जल से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होता है, मतलब जितना भी अधातु है सब अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ कुछ जैसे क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके अम्लीय बना देता है उसको, ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया करके उसको कुछ बनाता नहीं, बस घुल जाता है उसमें जल में, है ना। अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया, तो अधातु जो है वो अम्ल और क्षार से भी कोई वैसा खास अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक गुण में सिर्फ एक ही अभिक्रिया याद रखना होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड। बाकी जल से कोई अभिक्रिया वैसा खास नहीं करता है, क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके खाली अम्ल बनाता है, और ऑक्सीजन जल से मिलकर के घुल जाता है। इस तरह कुछ कुछ अधातु है जो कि अभिक्रिया करता है, सभी नहीं करते हैं ना। और अम्ल और क्षार से भी कोई अधातु अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। तो रासायनिक गुण में इतना ही पढ़ना है इसमें, है ना। आगे के क्लास में फिर से है अधातु, धातु, अधातु 10 क्लास में, तो वहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स पढ़ना है। फिलहाल जितना बुक में पढ़ना उतना ही कर रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कुछ। उसके बाद पढ़ना है धातु का उपयोग, धातु का उपयोग, हाँ, धातु का उपयोग, क्या क्या उपयोग है पता ही होगा, मेटल का क्या क्या उपयोग है। तो क्या उपयोग है, बहुत सारा उपयोग है, जैसे विद्युत तार बनाने में, विद्युत तार किस चीज़ से बनता है, धातु से बनता है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर से, है ना, तांबा या एल्युमिनियम से। तो विद्युत तार बनाने में इसका उपयोग हो रहा है, किसका, तांबा और एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम का। दूसरा उपयोग मशीन सब हो गया, बर्तन सब हो गया, ये सब भी तो धातु से ही बनते हैं, है ना। मशीन में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सब कुछ यूज होता है। तो जितना भी प्रकार का मशीन है सब में धातु उपयोग होता है। ठीक है, बर्तन हो गया, बर्तन भी धातु के रहते हैं, एल्युमिनियम के, स्टील के। ठीक है, तो इस तरह का उपकरण जो हो गया, मशीनी उपकरण जितना भी है, बर्तन उर्तन जितना भी टाइप का रहता है, ज़्यादातर धातु ही उपयोग होता है उसमें। ठीक है, और क्या उपयोग है, पुल जो बनता है, पुल निर्माण में भी धातु का उपयोग होता है, मकान और पुल निर्माण में, मतलब घर और पुल बनाने, जैसे घर में कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो उसमें लोहा लगता है, रड लगता है ना, तो क्या है, धातु है। इस तरह का बहुत सारा उपयोग है, आप अपने आसपास ही बहुत सारा उपयोग देख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं अगर एग्जाम में उपयोग लिखने का आए तो। ठीक है, अच्छा, फ्यूज तार का उपयोग उसी से होता है ना।
थर्मामीटर का उपयोग होता है, थर्मामीटर में धातु उपयोग होता है, थर्मामीटर। तो कुछ है जिसमें बताना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए लिखा दे रहे हैं। जैसे ये सब तो पता होगा, विद्युत तार तांबा एल्युमिनियम से बनता है, मशीन बर्तन ये सब लोहा तांबा एल्युमिनियम सब कुछ भी होता है, पुल ये सब भी लोहा। लेकिन देखिए थर्मामीटर, थर्मामीटर में भी धातु लगता है, तो कौन सा धातु, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मामीटर में कौन सा धातु उपयोग होता है, तो इसको याद रखिएगा, पारा, है ना, पारा उपयोग होता है इसमें, ठीक है। और वैसा कुछ, अच्छा एक्सरे, एक्सरे में भी उपयोग होता है, एक्सरे हेतु, है ना, एक्सरे, जैसे हाथ पर किसी को टूट गया तो एक्सरे कराते हैं, तो उस एक्सरे में भी धातु होता है। अच्छा उस एक्सरे में जो तो प्लास्टिक का हमको दिखता है, लेकिन उसमें भी धातु होता है, तो कौन सा धातु होता है, तो उसमें होता है लेड, है ना, लेड। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा है कठिन, ये सबको सब पता होगा, सब जानता होगा, लेकिन थर्मामीटर बहुत कम जानता है। पारा उपयोग होता है उसमें, कौन सा धातु है, तो उसमें पारा है। एक्सरे में कौन सा धातु, तो लेड, ठीक है। अच्छा और वैसा तो अंतरिक्ष शोध में यांत्रिक यानी कि आंतरिक यात्री सब भी उपयोग करते हैं उसका, सोडियम और टाइटेनियम का, है ना। तो इस तरह का उपयोग, सिंपल पूछे कि धातु का उपयोग लिखे, 3 उपयोग 4 उपयोग ऐसा पूछेगा तो बहुत सारा उपयोग है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अधातु का उपयोग, अधातु का उपयोग, अधातु का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो अधातु में सबसे ज़्यादा यूजफुल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधातु है, इसका उपयोग क्या होता है, श्वसन में होता है, सांस लेने के लिए जितना भी सजीव हो उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला दहन के लिए, यानी कोई भी चीज़ जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, O2 ऑक्सीजन रहे तभी जल सकता है कोई भी चीज़, है ना, तो जलाने में उपयोग हो रहा है अधातु का। तीसरा उपयोग विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित होता है, ठीक। इस तरह कार्बन का अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब का रूप, ये सब भी उपयोग होता है। कार्बन, है ना, कार्बन में क्या क्या आता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन का ही रूप है ना, तो ये सब का उपयोग होता है। हीरा आभूषण बनाने में, ग्रेफाइट जैसे पेंसिल का नोक में होता है, कोयला जलाने में, दहन करने में, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग होता है, हाइड्रोजन भी अधातु है। हाइड्रोजन का उपयोग किस चीज़ में, ईंधन के रूप में होता है ना। तीसरा से अधातु का भी बहुत सारा उपयोग है। हाइड्रोजन का ही उपयोग वनस्पति घी बनाने में होता है, वनस्पति घी बनाने में। तो आपके पास बुक होगा, बुक में अच्छे से दोनों का उपयोग लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। आयोडीन का उपयोग होता है आयोडाइज नमक बनाने में। आयोडीन का ही उपयोग होता है रोगाणुरोधक के रूप में। नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। क्लोरीन का उपयोग होता है जल को शुद्ध करने के लिए, है ना, क्लोरीन Cl2। क्लोरीन का जो उपयोग होता है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो ये सब इसका उपयोग है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का ही उपयोग कीटनाशक जैसे गैमेक्सिन विरंजक चूर्ण के निर्माण में, यानी तो ये सब उपयोग को आप बुक से भी देख लीजिएगा थोड़ा। तो चलिए यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है।
ज़्यादा कुछ यहाँ पढ़ना नहीं था, बस धातु और अधातु के बारे में जानना था, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है। इसके आगे क्लास में इसके और डिटेल से जानना है। फिलहाल जितना था उतना कर दिए। धातु अधातु क्या होता है वो जानना था, और उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो फिलहाल चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन अगर कुछ क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है? विस्थापन चैप्टर में था लेकिन बताना भूल गए। देखिए उसको, विस्थापन कहीं भी लिखा हुआ नहीं एग्जाम्पल में, लेकिन है इसका, है ना। विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है? तो विस्थापन मतलब होता है दो तत्व है, ठीक है, दो तत्व है। तत्व मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व कहलाता है। तो दो तत्व रहता है जिसमें से अगर एक जो है एक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और दूसरा तत्व है कम अभिक्रियाशील, तो ज़्यादा जो रहेगा ना वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और वो उसके स्थान पे आ जाता है। इस तरह का सिचुएशन होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिंक प्लस CuSO4। तो जिंक क्या है? धातु है, और CuSO4 से इसको रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है ZnSO4, ठीक है, प्लस कॉपर अलग है। तो देखिए Zn जिंक क्या है? धातु, और ये क्षारक है, ठीक है। तो क्षारक से अभिक्रिया हमको लगता है नहीं होता है, बताया होता है, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ धातु जो है वो क्षारक से अभिक्रिया करता है, सभी नहीं करते हैं। जैसे जिंक हो गया, ये अभिक्रिया करेगा इससे कॉपर सल्फेट से, तो ये क्या बनता है? देखिए कैसे अभिक्रिया कैसे कर रहा है उसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। SO4 Cu के साथ है ना, और यहाँ पे जिंक जो है वो Zn अकेले, कोई इसके साथ नहीं है, लेकिन कॉपर से जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील, यानी समझिए साधारण भाषा में अधिक पावरफुल है। जिंक जो है कॉपर से अधिक पावरफुल होता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास से गया है और इसको खींच के समझिए यहाँ से निकाल दिया, और ये खुद इसके स्थान पे चला गया, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कमज़ोर है। इसको दो झाप दे के बोला भाग यहाँ से, हम इसके साथ रहेंगे SO4 के साथ, और ये इसके साथ, और इस Cu को बाहर देखिए फेंक दिया उधर, और SO4 के साथ आ गया जिंक, है ना। तो यही वाला जो अभिक्रिया होता है इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन मतलब क्या हुआ हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। देखिए ये वाला यहाँ चल गया और ये हट गया, तो ये एक तत्व है, ये क्या करेगा, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यौगिक मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, यौगिक समझिए कि ये ग्रुप है, इसके ग्रुप में Cu और SO4 था। तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील यानी ये कमज़ोर तत्व को उसके यौगिक से यानी उसके ग्रुप से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, और खुद उसके स्थान में वो चला जाता है, यानी खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। आया बात समझ में? तो डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील भी बोल सकते हैं, है ना, अधिक प्रतिक्रियाशील या अभिक्रिया दोनों सेम बात होता है। तो ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, है ना, उसके यौगिक से यानी उसके ग्रुप से, उसका जो ग्रुप है यहाँ पे उससे विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब समझ में आ रहा है, हटा देता है, विस्थापित, है ना, ऐसा होगा, हाँ चलिए जैसा भी होगा, विस्थापित कर देता है।
है ना। तो क्या हुआ, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे अविस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे याद रहेगा। जिंक कॉपर सल्फेट है ये, तो जिंक का किया, कॉपर को हटा दिया, है ना, और खुद उसके स्थान पे चला गया। तो ऐसा कब संभव होगा, जब इससे ज़्यादा ये ताकत रहेगा, एक ज़्यादा पावरफुल रहेगा, तब ना किसी को हटाएगा। जैसे दो आदमी कोई है, आप किसी को जाके एक ठोको उसको मार के हटाना है, तो उससे ज़्यादा ताकत रहेगा आपके पास, तब है ना मारिए उसको, हटाइएगा वहाँ से, नहीं तो उल्टा ठोका के आ जाइएगा, है ना। तो ये पावरफुल ज़्यादा है इससे, तो ये पावर को यहाँ पे साइंस में लिखना प्रतिक्रियाशील, अधिक प्रतिक्रियाशील या अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन था थोड़ा नया, तो इसको कर दिए। अगला क्वेश्चन बोला धातु अधातु का 3 उपयोग लिखे, तो उपयोग बता चुके हैं, लिख सकते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, कारण बताना है, क्यों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। बोला है क्वेश्चन में, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री यानी खाने वाले पदार्थ, खाने वाले सामग्री को लपेटने में या उसको रखने में उपयोग किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम की पन्नी का, एल्युमिनियम की पन्नी, Al फॉर्मूला होता है ना, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये स्पेलिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ाते हैं हिंदी लिखने में थोड़ा। एल्युमिनियम, हाँ, तो एल्युमिनियम का पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका क्या कारण है। पहला, तो एल्युमिनियम को खाद्य सामग्री, खाने वाला पदार्थ को लपेटने में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो क्योंकि इसको लपेट सकते हैं, तभी ना इसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम जो होता है, शॉर्ट में Al लिख दे रहे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होता है, आघात वर्धे होता है। आघात वर्धे मतलब क्या बताए थे, जिसको पतला चादर बना सकते हैं, यानी एल्युमिनियम जो है उसको पतला चादर यानी पेपर जैसा भी बना सकते हैं। तो जैसे खाने वाला पदार्थ है, तो इसको आसानी से ऐसा लिपट देंगे, है ना, या इस तरह पतला रहेगा तो इसको जैसा चाहे वैसा मर्जी का हम सांचा बना सकते हैं, कटोरा टाइप में। जैसे डब्बा आता है पैकिंग करने के लिए आजकल एल्युमिनियम का है ना, मीठा उठा पैक करने के लिए। तो क्योंकि आघातवर्ध होता है, उसको जैसा मर्जी वैसा उसको पतला कर करके और बना सकते हैं। तो पहला ये गुण है, इसके कारण इसका उपयोग होता है। दूसरा जो है, इसमें संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण, संक्षारण मतलब, संक्षारण मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जंग उंग नहीं लगता है ना, और ये किसी चीज़ से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, किसी चीज़ को खराब नहीं करता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वो संक्षारण नहीं, मतलब जंग नहीं लगता है ना, जल्दी खराब नहीं होता है। तो संक्षारण रहित होता है, संक्षारण रहित होता है, मतलब खराब नहीं होता है। दूसरा गुण है इसका। तो यही 2 गुण है। तो एग्जाम में रहेगा आएगा, तो इसी को अच्छे से लिख देना है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम आघातवर्ध होता है, यानी उसको पतले पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है ना, पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। और एल्युमिनियम संक्षारण रहित भी होता है, यानी इसमें खाद्य पदार्थ रखने से उससे कोई नुकसान नहीं होता है ना, यानी वो स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी में है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, ये पूछा है ना। तो सोडियम और पोटेशियम
ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में बोल रहा है क्यों रखा जाता है, ठीक, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम ये दोनों क्या है, धातु है ना, और ऐसा धातु है जो अगर वायु के संपर्क में आए, हवा के संपर्क में आए तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया, यानी थोड़ा सा भी हवा इसको मिले, वायु मिले, ऑक्सीजन मिले ना, O2, तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, है ना। तो वही जलने से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि धातु का गुण भी पढ़े थे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड, है ना। लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन से बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है, तुरंत अभिक्रिया करके मतलब जल जाएगा, इतना ज़्यादा तेज अभिक्रिया करता है, आग लग जाता है। तो यही कारण है कि इसको मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्योंकि अगर सोडियम और पोटेशियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठता है ना, यानी जल जाता है। तो इसीलिए मिट्टी तेल में रखा जाता है, ताकि क्या होगा, मिट्टी तेल इसको ढक लेता है ना, तो इसको वायु और नमी से बचाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? हम कॉपर प्लेट पर यानी Cu पर बोला है H2SO4 डाला जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया जो पढ़े उसके जैसा होता है, यानी ये जो कॉपर है हाइड्रोजन को हटा देगा और ये बन जाएगा CuSO4 और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी H2 बाहर, ठीक है। तो ये होता है, वो जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, विस्थापन प्रतिक्रिया, वही इसमें होता है। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए ये हाइड्रोजन को हटा के खुद उसके स्थान ग्रहण कर लेगा और H2 को बाहर कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो क्या बन रहा है उधर, कॉपर सल्फेट है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, उधर रिएक्शन कराने पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, कॉपर सल्फेट का निर्माण करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है, सही हिंदी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित करके कॉपर सल्फेट बनाया जाता है, बन जाता है। क्या नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रखा जा सकता है? नहीं। 8वां नंबर में है, क्या नींबू के अचार यानी खट्टा पदार्थ को एल्युमिनियम की पन्नी पे रखा जा सकता है, एल्युमिनियम के पात्र पर यानी बर्तन पर? तो एल्युमिनियम के बर्तन पर नींबू का अचार को नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि नींबू क्या है, अम्ल है, ठीक है, और एल्युमिनियम क्या है, धातु है। और हम बताए थे क्या होता है, धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। और ये लवण कैसे रहता है, धात्विक लवण, है ना। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अगर हम अम्ल यानी नींबू का कोई भी अचार हो या कुछ चीज़ है, खट्टा पदार्थ कोई भी हो, उसको अगर धातु यानी एल्युमिनियम के पात्र में बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, उससे लवण का बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी वहाँ बन जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हानिकारक होगा, हानिकारक होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो बन जाएगा खाने के पदार्थ में, तो उसका महक भी खराब हो जाएगा, है ना, और उसको स्वाद भी खराब हो जाएगा, यानी खाएंगे तो भी खराब है, सूंघने में ही खराब लग रहा है तो उसको खाइएगा कहाँ से, यानी खराब हो जाएगा, जो भी खाने का पदार्थ है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखते हैं खट्टे पदार्थ को, है ना।
तो एल्युमिनियम से में रखते हैं तो क्या बनाता है, साइट्रेट में बदल जाता है, एल्युमिनियम साइट्रेट में बदल जाता है, साइट्रेट है ना, यानी एक तरह का लवण है एल्युमिनियम साइट्रेट। तो एल्युमिनियम साइट्रेट यानी धात्विक लवण में बदल जाता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है जो कि हानिकारक है ना, यानी नींबू का जो भी या खाने का जो भी पदार्थ है उसको खराब कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर लीजिएगा है ना। एक और क्वेश्चन है।